नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। तो आपको बताते चले, आप सभी को बताते चलें कि जो डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम है ये पिछले कुछ समय में घटित जो भी घटनाएं रहती हैं उस पर एमसीक्यू बेस्ड ये सेशन रहता है। और इसमें एमसीक्यू के माध्यम से जो खबरें रहती हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है हमारा, ताकि आने वाले समय में जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो जो भी आगामी एग्ज़ाम हो उसमें आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को टैकल करने में आसानी हो। तो आपकी सफलता में हमारा बस छोटा सा प्रयास यही है कि डेली करंट अफेयर के माध्यम से आपको खबरों तक पहुंचाया जाए, उससे रूबरू कराया जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके लिए। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 85 लीटर जल आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जल जीवन मिशन जिसे 2019 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य था 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना, न कि 85 लीटर जल की आपूर्ति करना। तो यहाँ पर 55 होगा, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर सी कर लेते हैं, यहाँ पर सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हालिया खबरों के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 2.7 लाख करोड़ रुपए की मांग की है, इसीलिए ये चर्चा में है। हालांकि वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय वित्त सचिव ने केवल 1.51 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिससे संभावित रूप से राज्यों को 1.25 लाख करोड़ रुपए का वहन करना पड़ सकता है। अब जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। इस मिशन का लक्ष्य मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और एवं जल कनेक्शन, जल गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि की कार्य क्षमता सुनिश्चित करना है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2024 तक सभी 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराना था, ठीक है। लेकिन अभी तक 75% लक्ष्य हासिल किया गया है और लगभग 4 करोड़ घर अभी भी शेष हैं। पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए वर्तमान में इस मिशन को दिसंबर 2028 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच निधि बंटवारे का अनुपात इस प्रकार है, जैसे कि हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार देती है वित्त और 10% राज्य सरकार देती है। वहीं संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र सरकार जो है वित्त का वहन करती है और शेष राज्यों के लिए 50-50%, यानी केंद्र सरकार जो है 50% वित्त देती है और राज्य सरकारें 50% वित्त देती हैं। कार्यान्वयन की बात करें तो इसमें जल समितियां ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना क्रियान्वयन, प्रबंधन और संचालन और रखरखाव करती हैं। इसमें 10 से 15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% महिला सदस्य एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी शिक्षक आदि शामिल होते हैं। समितियां सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं।
इस योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो इसका कार्यान्वयन इस प्रकार होता है समितियों के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। अब ये देखिए, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन अभी वर्तमान में क्यों प्रासंगिक है। तो अभी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने राजस्थान के कोटा में संविधान पार्क को बनाने के लिए वहाँ पर भूमि जो निरीक्षित की गई है, आरक्षित की गई है, उसका निरीक्षण किया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन या कौन से सही हैं। तो दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राजस्थान के कोटा में प्रस्तावित संविधान पार्क के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया है। संविधान पार्क के बारे में बात करें तो 12,000 वर्ग मीटर में विकसित किया जाने वाला यह पार्क कोटा शहर को नई सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान प्रदान करेगा। इस पार्क का प्रवेश द्वार भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय, समानता और बंधुता को दर्शाएगा। इसके केंद्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की गन मेटल से निर्मित भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसकी 20 फीट ऊंची दीवार पर संविधान निर्माण की ऐतिहासिक घटनाएं चित्रित की जाएंगी। इसके मौलिक अधिकार मार्ग में नागरिक अधिकारों को शिल्प और मूर्तिकला के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इस पार्क में डिजिटल माध्यमों से संविधान निर्माण में योगदान देने वाली विभूतियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है इस संविधान पार्क को बनाने का, तो संविधान की मूल भावना जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जन सामान्य तक पहुँचाना इसका मूल उद्देश्य है। छात्रों, शोधार्थियों, नागरिकों और पर्यटकों के लिए एक प्रेरणादायक केंद्र बनाना इसका उद्देश्य है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा सुलेख फांट में हस्तलिखित था, यानी इन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा है भारतीय संविधान को, और प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यहाँ पर मैंने शुरुआत में दोस्तों क्या बताया था, 1 मिनट, 1935 होगा दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया था, माफ़ी चाहेंगे, 1935, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए केवल 2 ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, और कहा यह जाता है कि 2/3 वहाँ से प्रावधान लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भी संशोधन हो सकते थे उन्हें संशोधन करते हुए लागू किया गया है। चलिए, तो भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह अपने नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन देता है तथा बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया। भारत के संविधान का प्रारूप 7 सदस्यों की एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत का संविधान कई अन्य संविधानों से प्रेरित था, जैसे कि अमेरिकी संविधान, UK संविधान, आयरिश संविधान, फ्रांसीसी संविधान, कनाडाई संविधान और ऑस्ट्रेलियाई संविधान और जापानी संविधान से ये प्रेरित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो V2G तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इलेक्ट्रिक
वाहनों को ग्रिड से बिजली चार्ज और डिस्चार्ज करने की अनुमति देता है। साथ ही दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का बिजली ग्रिड वर्तमान में V2G तकनीक जैसी विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। तो क्या रहा है यहाँ पर, उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में केरल राज्य विद्युत बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे ने केरल में V2G की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक सहयोगी परियोजना शुरू की है। V2G तकनीक की बात करें तो वाहन से ग्रिड तकनीक यानी EV बैटरियों को न केवल ग्रिड से चार्ज करने की अनुमति देती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा को वापस ग्रिड में डिस्चार्ज भी करती है। बिजली का यह द्विदिशात्मक प्रवाह यानी बाई डायरेक्शनल फ्लो ग्रिड को स्थिर करने में मदद करता है, खासकर ऐसे समय में जब अच्छा ऊर्जा उत्पादन कम होता है, जैसे रात के समय में। वाहन से ग्रिड यानी V2G है क्या? तो V2G को शामिल करके EV एक विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्रदान करते हैं जो अच्छा ऊर्जा एकीकरण का समर्थन कर सकती है और ग्रिड की मांग में उतार चढ़ाव को संबोधित कर सकती है। V2G तकनीक का वैश्विक उपयोग और लाभ की बात करें तो वैश्विक स्तर पर V2G को काफ़ी अपनाया गया है और खासकर यूरोप और अमेरिका के जैसे क्षेत्रों में। UK और नीदरलैंड जैसे देश में EV मालिकों की ग्रिड में अतिरिक्त बिजली वापस भेजने के लिए वित्तीय रूप से मुआवजा दिया जाता है। यह पीक आवर्स के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद रहा है, जब बिजली की मांग अक्सर आपूर्ति से अधिक होती है। V2G तकनीक का वैश्विक उपयोग जो है ग्रिड स्थिरता के अलावा V2G प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों के दौरान आपातकालीन बिजली संसाधन के रूप में भी काम कर सकता है। भारत में V2G तकनीक की बात करें तो वर्तमान स्थिति को देखें तो भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन V2G तकनीक का एकीकरण अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। EV और चार्जिंग स्टेशनों की बढ़ती संख्या के कारण भारतीय बिजली क्षेत्र बिजली की बढ़ती मांग से जूझ रहा है, जबकि भारत ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सहित चुनिंदा शहरों में EV बुनियादी ढांचे को अपनाया है। V2G की अवधारणा अभी भी विकसित हो रही है। इसके मानक ढांचा की बात करें तो भारत में वर्तमान बिजली बाजार संरचना V2G जैसे विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों का समर्थन नहीं करती है। रिवर्स चार्जिंग की अनुमति देने और EV मालिकों को मुआवजा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए विनियामक सुधारों की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा और एकीकरण की बात करें तो भारत सौर ऊर्जा और पवन जैसे स्रोतों की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है और V2G इन उतार चढ़ाव के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए एक अधिक मजबूत ग्रिड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। EV मालिकों को दिन के दौरान चार्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होता है और पीक डिमांड के समय डिस्चार्ज करने के लिए स्मार्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली दर प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जो अभी तक भारत में पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। यह सूचकांक वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष जारी किए जा रहे हैं। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ आपको बताते चलें कि यह जो है रिपोर्ट्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट जारी करती है। साथ ही साथ यह 2004 से जारी नहीं हो रहा है, बल्कि 2002 से प्रतिवर्ष जारी हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर नॉर्वे शीर्ष पर स्थान पर है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे शीर्ष पर है और वहीं यह सूचकांक 2002 से जारी हो रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन से कथन सही है, सही पूछ रहा है तो केवल एक सही है, इसलिए ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया। बता दें कि ये सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। और सूचकांक के मुख्य बिंदु की बात करें तो इस सूचकांक में नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि एरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है। बता दें कि इस सूचकांक में 32.96 वैश्विक स्कोर के साथ भारत 91वें स्थान पर है। ठीक है, इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में आर्थिक कमजोरी को प्रेस स्वतंत्रता के लिए एक प्रमुख खतरा बताया गया है। बता दें कि इंडेक्स के इतिहास में पहली बार प्रेस स्वतंत्रता की वैश्विक स्थिति को अब कठिन स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूँकि हर जगह आप देख रहे हैं किस तरीके से गवर्नमेंट प्रयास करती है कि उनके अच्छे कार्यों को बताया जाए, जनता तक फैलाया जाए, और प्रेस की भूमिका यहीं पर महत्वपूर्ण हो जाती है, चूँकि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और जब ये पूरी स्वतंत्रता के साथ जब कार्य करते हैं तो इनका परिणाम भी बेहतर होता है। सरकारें भी मजबूर होती हैं उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि हम लोग चलते हैं व्याख्या की ओर। तो अब जो है कठिन स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता के लिए स्थितियां कठिन या बहुत गंभीर हैं तथा 4 में से 1 से भी कम देशों में यह संतोषजनक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ष 2002 से फ्रांस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, यानी एनजीओ है, और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित एवं प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है जो हर साल जारी होती है। यह विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है और जिन देशों का यह आकलन करता है उनके भीतर पत्रकारिता की गुणवत्ता या व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन का मूल्यांकन नहीं करता है। प्रमुख संकेतक की बात करें तो 5 संकेतकों के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है, जैसे कि राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। ये प्रमुख 5 पिलर्स हैं इस सूचकांक के। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन कौन से जिम्मेदार संस्थान हैं तो भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये प्रमुख 4 संस्थाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ITER परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु न्यूक्लियर फ्यूजन की पुनरावृत्ति करना है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना जापान में स्थित है। तो आपको बताते चलें दोस्तों कि अभी जो है भारत ने विश्व की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में केंद्रीय सोलेनॉइड के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घटक प्रदान कर एक अहम भूमिका निभाई है, इसीलिए चर्चा का बिंदु बन जाता है। और यहाँ पर ये पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, और यहाँ जो दूसरा ऑप्शन में यहाँ जापान नहीं होगा बल्कि फ्रांस होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। पूछ क्या रहा है, सही कथन चुनना है, तो यहाँ पर केवल एक जो है सही है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारत ने विश्व की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में केंद्रीय सोलेनॉइड यानी सेंट्रल सोलेनॉइड के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घटक प्रदान कर एक अहम भूमिका निभाई है।
ITER परियोजना के बारे में देख लें तो यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, जिसका उद्देश्य न्यूक्लियर फ्यूजन को एक व्यवहारिक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रदर्शित करना है। यह पारंपरिक न्यूक्लियर फ्यूजन से अलग है और फ्यूजन प्रक्रिया हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे कार्बन मुक्त ऊर्जा मिलती है और दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य बर्निंग प्लाज्मा बनाना है, जो एक आत्मनिर्भर अवस्था है जो केवल 50 मेगावाट इनपुट ऊर्जा से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगी। ITER परियोजना के बारे में देख लें और बातें करें तो बता दें कि फ्यूजन अत्यंत जटिल तकनीक की मांग करता है और ITER इसका एक असाधारण उदाहरण है। फ्यूजन प्रक्रिया में टोकामक नामक डोनट आकार का रिएक्टर प्रयोग किया जाता है, जिसमें फ्यूजन अभिक्रिया होती है। इस रिएक्टर का केंद्र बिंदु सेंट्रल सोलेनॉइड होता है, जो एक विशाल मैग्नेटिक प्रणाली है जो फ्यूजन प्रक्रिया को शुरू और नियंत्रित करती है। ITER में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो भारत ने ITER परियोजना में कई महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति कर वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में अपनी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ किया है। क्रायोस्टैट एक विशाल कक्ष जो रिएक्टर को संरचनात्मक मजबूती देता है और क्षति से बचाता है, ये भारत द्वारा विकसित किया गया है। क्रायोलाइन्स शीतलन प्रणालियाँ जो तरल हीलियम का उपयोग करके चुंबकों को -269 डिग्री सेंटीग्रेड के चरम तापमान तक कम कर देती है, जिससे वे संलयन प्रक्रिया में प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। हीटिंग सिस्टम की बात करें तो प्लाज्मा का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाने के लिए आवश्यक, ताकि फ्यूजन प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। इनवॉल्व शील्डिंग और कूलिंग सिस्टम की बात करें तो रिएक्टर को विकिरण क्षति से बचाने और संचालन की स्थिति को अनुकूल बनाए रखते हैं। ITER परियोजना में 30 से अधिक देश शामिल हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ प्रमुख हैं। यह वैश्विक सहयोग, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने की सुविधा देता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे जटिल क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की बात करें तो बिजली उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फ्यूजन रिएक्टर बेस लोड पावर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता है और यह जीवाश्म ईंधन के लिए एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। हाइड्रोजन उत्पादन उच्च तापमान फ्यूजन ऊष्मा थर्मो केमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से पानी को विभाजित कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन संभव हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी जो है मनसुख मांडविया जी ओलंपियन जो हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है और इसीलिए चर्चा में है। हम लोग व्याख्या को देखें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ओलंपियन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। बता दें कि यह पुरस्कार 2023 में दिया जाना था, लेकिन पिछले साल उन्हें यह सम्मान नहीं मिल सका। वर्ष 2023 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी ने 3 BWF खिताब जीते हैं। स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और कोरिया ओपन यानी बैडमिंटन खेलते हैं ये लोग, ठीक है। इस जोड़ी ने अक्टूबर में हांगजो में एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया और अप्रैल में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भी भारत को जीत दिलाई। चिराग सात्विक अक्टूबर 2023 में बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली इतिहास की पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो यह भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है।
इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी और इसके पहले प्राप्तकर्ता जो है शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद थे। 2020 में अन्य विजेताओं में लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, पुलेला गोपीचंद और अभिनव बिंद्रा, अंजू बाबी जॉर्ज, मैरी कॉम और रानी रामपाल शामिल थे। यह पुरस्कार भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। जादूगर के नाम से प्रसिद्ध फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली तथा अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। इलाहाबाद में जन्मे ध्यानचंद 1928, 1932, 1936 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक टीम का हिस्सा थे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी 2002 में बदलकर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कर दिया गया और राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को पूरे भारत में मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न क्या है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा उपाध्यक्ष का पद स्वतंत्र और संवैधानिक है, न कि अध्यक्ष के अधीनस्थ है। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा एक या कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो अभी क्या है दोस्तों कि अभी जो लोकसभा चल रही है इसमें उपाध्यक्ष का पद खाली है और इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और पिछली जो लोकसभा थी यानी 17वीं लोकसभा, उसमें भी उपाध्यक्ष का पद खाली था। तो हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 इसमें प्रावधान है कि लोकसभा को यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना होगा। ठीक है, तो ये प्रावधान करता है आर्टिकल 93। और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुनाव होता है। तो इस संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो गया। लोकसभा अध्यक्ष का पद अभी वर्तमान में खाली है। तो 17वीं और 18वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा उपाध्यक्ष का पद लंबे समय तक रिक्त रहा है, जो भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में एक गंभीर संवैधानिक विसंगति को दर्शाता है। भारतीय संविधान के यह पद केवल एक औपचारिक भूमिका नहीं बल्कि संसदीय कामकाज की निरंतरता के लिए आवश्यक संवैधानिक दायित्व है। हाल के वर्षों में इस पद को अनदेखा किया गया है। लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के बारे में देखें तो अनुच्छेद 93 इसमें प्रावधान है कि लोकसभा को यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना होगा। अनुच्छेद 94 कहता है इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद त्याग और पद से हटाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 95 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, तो अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा सदन की अध्यक्षता करते हुए पद की शक्तियों का प्रयोग करेगा। वहीं अनुच्छेद 178 क्या कहता है, तो इसमें राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए तत्संबंधी प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। यह प्रक्रिया लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत होती है। बता दें कि चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये स्टेटमेंट में आ जाए कि चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। परंपरागत रूप से यह पद विपक्ष को दिया जाता रहा है, किंतु यह कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है, मात्र संसदीय परंपरा है। कार्यकाल और निष्कासन संबंधी प्रावधानों के बारे में बात करें तो उपाध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल तक पद पर रहता है, परंतु यह पद रिक्त हो सकता है यदि वह लोकसभा का सदस्य न रहे, अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे दे या 14 दिन पूर्व सूचना पर पूर्व बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जाए। तो इस संदर्भ में ये उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। पद रिक्त होने पर लोकसभा
नए उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह लोकसभा में संचालन की निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार यह स्वतंत्र और संवैधानिक पद है, न कि अध्यक्ष के अधीनस्थ है। इस पद पर आसीन व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह दलीय पक्षपात से ऊपर उठकर निष्पक्षता से कार्य करेगा। यह पद पारंपरिक रूप से विपक्ष को दिए जाने के कारण द्विदलीय सहयोग, संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक समावेशिता को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत में समुद्र विज्ञान और समुद्री संसाधनों के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, डीप ओशन मिशन और स्टार्टअप इंडिया मिशन। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो थे, तो यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा दोस्तों, डीप टेक मिशन होगा, ठीक है, डीप टेक मिशन। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने भारत के सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिक तंत्र पर एक अध्ययन किया है और अध्ययन में पाया है कि पारिस्थितिक तंत्र डीप टेक स्टार्टअप को अपेक्षित समर्थन नहीं दे पा रहा है। इसीलिए उन्होंने यह मिशन प्रारंभ किया है। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी पीएसए के कार्यालय ने भारत के सार्वजनिक वित्त पोषण अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिक तंत्र पर एक अध्ययन किया है और अध्ययन में पाया गया है कि यह पारिस्थितिक तंत्र डीप टेक स्टार्टअप को अपेक्षित समर्थन नहीं दे पा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सार्वजनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट तंत्र की सीमाएं डीप टेक नवाचारों के विकास और व्यवसायीकरण को प्रभावित कर सकती है, प्रभावित कर रही है, ठीक है। डीप टेक है क्या? तो डीप टेक ऐसे स्टार्टअप या तकनीकों को कहा जाता है जो वैज्ञानिक शोध, इंजीनियरिंग, इनोवेशन या अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एआई मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एडवांस मटेरियल और क्लीन टेक जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। डीप टेक का उद्देश्य जटिल और बुनियादी सामाजिक, औद्योगिक या पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। इन तकनीकों का विकास लंबा और खर्चीला होता है क्योंकि यह अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन पर आधारित होते हैं। डीप टेक स्टार्टअप में जोखिम अधिक होते हैं, लेकिन यदि वे सफल होते हैं तो इससे समाज और अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ मिलता है। डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सार्वजनिक अनुसंधान, समर्थन और फंडिंग और नीति संवर्धन की जरूरत होती है। डीप टेक से संबंधित भारत की पहल की बात करें तो डीप ओशन मिशन समुद्री संसाधनों की खोज और तकनीकी नवाचार के लिए यह समुद्री विज्ञान और समुद्र की गहराइयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन से अग्रणी बनाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। इंडिया एआई मिशन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित पहल है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी एनआरएफ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए यह फाउंडेशन की स्थापना की गई है। स्टार्टअप इंडिया नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने वाली यह एक प्रमुख सरकारी योजना है जो डीप टेक स्टार्टअप्स को भी समर्थन प्रदान करती है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत में पहली समकालीन जनगणना कब हुई थी? तो 1881 का समय ये पहली जो है समकालीन जनगणना हुई थी। और अभी जो है ये खबर में क्यों है, तो भारत में जातिगत जनगणना के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। तो कैबिनेट समिति द्वारा निर्णय लिया गया है 30 अप्रैल 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने 2021 में होने वाली जनगणना में जातिगत
जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी दी है। भारत में जाति जनगणना का इतिहास की बात करें तो पहली जनगणना 1972 में ब्रिटिश शासन में पहली जनगणना आयोजित की गई थी और पहली समकालीन जनगणना 1981 में हुई थी, जिसमें जाति को शामिल किया गया था। अंतिम जाति जनगणना 1931 में भारत में आखिरी जाति गणना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद जाति गणना बंद कर दी गई थी, लेकिन अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े 1951 से एकत्र किए जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की बात करें, ठीक है, तो 2011 में प्रयास किया गया था। 2011 में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के माध्यम से जाति के आंकड़े एकत्र करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनमें कई विसंगतियां सामने आई, जिनके कारण यह आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अरविंद पनगड़िया समिति बनी थी 2015 में और सरकार ने जाति आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, लेकिन फिर भी जाति आंकड़े जारी नहीं किए जा सके। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी खबरें रहती हैं उसे MCQ के माध्यम से आप तक पहुंचाने हमारा उद्देश्य रहता है, और व्याख्या के माध्यम से आप सभी लोग उस संदर्भ को जान सकें। उसके साथ साथ स्टैटिक को भी हम जोड़ करके इस करंट अफेयर में लाते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठें तो आपका स्टैटिक भी स्ट्रांग रहे और करंट अफेयर भी स्ट्रांग रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।